नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोविंदम ITI में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीसी जनरेटर के पार्टों के बारे में बताया था। आपको थ्योरेटिकल रूप से सभी डीसी जनरेटर के पार्टों के बारे में मैंने विस्तार से बताया था। और उसके अलावा मैंने कल आज एक वीडियो अपलोड की है, प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें ओवरहॉल ए डीसी जनरेटर, उसका टाइटल है ओवरहॉल ए डीसी जनरेटर, जिसमें मैंने आपको एक कम क्षमता का लगभग 1.5 किलोवाट का डीसी जनरेटर खोलकर आपको उसके एक एक भाग के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है टाइप ऑफ ए डीसी जनरेटर। दोस्तों, तो आज नया टॉपिक है, पार्ट आपके डीसी जनरेटर के समाप्त हो चुके हैं, तो आज आपका नया टॉपिक चलेगा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के प्रकार। तो दोस्तों, हम इस पर बात करते हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होते हैं उनको आप दो आधार पर उनका आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो डीसी जनरेटर होते हैं वो दो आधार पर वर्गीकृत होते हैं। पहला आधार तो है आपका प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर इसको बोलते हैं निम्न में प्रथम चालक के आधार पर। और दूसरा टाइप है दोस्तों उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप डीसी जनरेटर का प्रकार, डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो जब उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये ही दो टॉपिक, यानी इन्हीं के आधार पर डीसी जनरेटर के भागों के बारे और डीसी जनरेटर के प्रकारों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोनों जो आधार बनाए हैं कि प्राइम मूवर के आधार पर और उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, वो सबसे पहला जो उनका प्रकार है वो प्राइम मूवर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि प्राइम मूवर के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से आपको प्राइम मूवर के बारे में बताना चाहता हूं कि प्राइम मूवर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, प्राइम मूवर एक ऐसा प्रथम चालक, एक ऐसी प्राथमिक मशीन होती है जो किसी भी जनरेटर, चाहे वो एसी सप्लाई से चलने वाला अल्टरनेटर हो या फिर डीसी सप्लाई से चलने वाला डीसी जनरेटर हो, तो उसके आर्मेचर को जो यांत्रिक शक्ति प्रदान जिस यंत्र के द्वारा की जाती है उसे बोला जाता है प्राइम मूवर। दोबारा सुनना दोस्तों, प्राइम मूवर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर के आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति के द्वारा घूर्णन गति कराई जाती है। तो प्राइम मूवर दोस्तों प्रथम चालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ये खुद घूमता है, पहले ये खुद घूर्णन करना आरंभ करता है, उसके बाद डीसी जनरेटर का आर्मेचर घूर्णन गति करने लगेगा। यानी इसे प्रथम चालक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यह स्टार्ट होगा, उसके बाद अपन डीसी जनरेटर के आर्मेचर को घूर्णन गति कराएंगे, जिससे वो फैराडे के नियम अनुसार विद्युत वाहक पैदा करेगी। तो दोस्तों, प्राइम मूवर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि प्राइम मूवर के आधार पर जो डीसी जनरेटर होते हैं, प्राइम मूवर के आधार पर जो डीसी जनरेटर होते हैं वो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है प्राइम मूवर के आधार। तो दोस्तों, प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं, जो मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं। तो दोस्तों, पहला जो प्रकार है प्राइम मूवर के आधार पे, उनमें पहला जो प्रकार है वो है आपका जल टरबाइन चालित जनरेटर को दूसरे शब्दों में दोस्तों हम जनरेटर भी बोलते हैं। तो पहला जो प्रकार है प्राइम मूवर के आधार पर, यानी प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है, पहला टाइप है जल टरबाइन चालित जनरेटर। दूसरा प्रकार है दोस्तों वाष्प टरबाइन
चालित जनित्र, ये दूसरा प्रकार है दोस्तों, बाष्प टरबाइन चालित जनित्र। और तीसरा टाइप है आपका प्राइम मूवर के आधार पर डीजल इंजन चालित, डीजल इंजन चालित जनित्र। तो डीसी जनरेटर प्राइम मूवर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जल टरबाइन चालित जनित्र, दूसरा प्रकार है बाष्प टरबाइन चालित जनित्र, और तीसरा प्रकार है आपका डीजल इंजन चालित जनित्र। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर एक शब्द आपको नया देखने को मिला कि टरबाइन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम चालक यानी प्राइम मूवर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्राइम मूवर एक ऐसी युक्ति होती है जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। यानी पहले ये खुद स्टार्ट होती है, उसके बाद डीसी जनरेटर का आर्मेचर यांत्रिक शक्ति के कारण घूर्णन गति करने लगता है। तो प्राइम मूवर ही ये टरबाइन है हमारी। टरबाइन को आप दूसरे शब्दों में प्राइम मूवर बोल सकते हो दोस्तों। जैसे कि जो बड़े बड़े विद्युत शक्ति गृह होते हैं जहां पर विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है, जैसे अपने नजदीक में कोटा थर्मल पावर प्लांट है, तो कोटा थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन का उपयोग किया गया है वो टरबाइन है आपकी बाष्प टरबाइन। कौन सी भाई? बाष्प टरबाइन। जो कोटा थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसी जिसको बोला जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जहां कोटा में जो है अपना जहां पर विद्युत शक्ति पैदा की जाती है कोटा के अंदर विद्युत शक्ति गृह में, तो वो थर्मल पावर के द्वारा पैदा की जाती है। और थर्मल पावर जहां पर भी तापीय विद्युत शक्ति गृह स्थापित है, जिन जिन स्थानों पर छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ये जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, तो वहां पर जो विद्युत शक्ति पैदा की जाती है उसके लिए कौन से टरबाइन का उपयोग किया जाता है? बाष्प टरबाइन का उपयोग किया जाता है। यानी प्रथम चालक के रूप में आप वहां पर कौन से टरबाइन का उपयोग करते हो? बाष्प टरबाइन का उपयोग करते हो। और दोस्तों जहां बात कर रहा हूं टरबाइन की, तो टरबाइन एक बड़े पहिए नुमा संरचना रहती है। जो टरबाइन होती है वो एक बड़े पहिए नुमा संरचना एक युक्ति रहती है, जिस पर अगर जल टरबाइन है तो जल टरबाइन की बात करें हम, तो जल टरबाइन पर तो क्या है कि उस टरबाइन के ऊपर आपको तेजी से काफी ऊंचाई से जल को गिराया जाता है, जिससे जल की जो गति होती है, जल के गिरने की जो गति होती है, जब वो टरबाइन से टकराती है तो जल के गिरने के साथ साथ ही टरबाइन घूमना आरंभ कर देती है। उसी प्रकार जो बाष्प टरबाइन होती है दोस्तों, तो बाष्प टरबाइन की हम बात करते हैं शॉर्ट में कि जो बाष्प टरबाइन होती है उसमें क्या होता है कि एक बॉयलर भट्टी होती है। क्या होती है दोस्तों? एक कोटा थर्मल पावर प्लांट, इनके अंदर सभी के अंदर क्या होता है? एक बॉयलर होता है, बड़े आकार का एक बॉयलर होता है, बड़ी क्षमता का, जिसमें क्या है पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म किया जाता है। अब पानी को गर्म कैसे करेंगे? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तापीय विद्युत शक्ति गृह यानी थर्मल पावर प्लांट, यानी वहां पर कोयले का, पत्थर के जो बड़े बड़े कोयले आते हैं, जैसे आपने देखा हो मालगाड़ियों में के डिब्बों में जो कोयले आते हैं, उन कोयलों को क्रशर यानी उनका टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और उसे बॉयलर भट्टी के नीचे डाल दिया जाता है, जिससे वो कोयले का दहन होता है। और जब कोयले की दहन क्रिया आरंभ होती है तो उससे क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो दोस्तों, कई जगह कोयले का दहन किया जाता है, तो किसी जगह गन्ने की कोई से तात्पर्य है कि जहां पर गन्ने की फसल होती है तो वहां पर गन्ने का यूज में लेने के बाद जो गन्ने का छिलका बचा होता है, गन्ने के जूस निकालने के पश्चात जो गन्ने का छिलका बचा होता है उसको सुखाया जाता है सबसे पहले। जब वो सूख जाता है, जलने लायक यानी जलने वाली स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसका भी दहन थर्मल पावर प्लांटों के अंदर किया जाता है। तो गन्ने की खुई का भी दहन किया जाता है और कोयले का भी दहन किया जाता है। कोयला क्रशर मशीनों के द्वारा कोयले को पहले पुल्वराइज्ड कोयला जिसे बोलते हैं, पुल्वेराइज्ड कोयला, कोयलों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? पुल्वेराइज्ड कोयला। ये पुल्वेराइज्ड कोयला जो बड़े बड़े जो कोयले के पत्थर में होता है उनको कोयला क्रशर मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो उस कोयले को बोलते हैं पुल्वेराइज्ड कोयला।
तो दोस्तों बाष्प टरबाइन की यहाँ बात चल रही थी। तो बाष्प टरबाइन में मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बॉयलर होता है, उस बॉयलर के शीर्ष भाग में पानी भरा जाता है और बॉयलर भट्टी में इस कोयले का दहन किया जाता है। जब कोयले का दहन किया जाएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और वो ऊष्मा बॉयलर के शीर्ष भाग में रखे हुए पानी को गर्म करेगी। उस ऊष्मा से क्या होगा दोस्तों, बॉयलर के शीर्ष भाग में रखे हुए पानी को गर्म करेगी। जब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होने से क्या वो पैदा होती है दोस्तों, भाप पैदा होती है, बाष्प जिसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है। क्या पैदा होगी, भाप पैदा होगी। उस भाप को एक संघनित्र नाम के डिवाइस में, एक संघनित्र नाम के युक्ति में स्टोरेज किया जाता है। उस भाप को क्या किया जाता है दोस्तों, संघनित्र कंडेंसर जिसको बोलते हैं। एक तो दोस्तों पंखे का कंडेंसर बोलते हैं अपन, वो अलग चीज है, और जहां पर थर्मल पावर प्लांटों में जो कंडेंसर वाला हिस्सा होता है वो अलग चीज है। तो संघनित्र वाले भाग में इस भाग को स्टोरेज किया जाता है एक निश्चित दबाव के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर के एलपीजी सिलेंडर के अंदर भी जो गैस होती है, उस गैस को एक निश्चित दबाव के साथ भरा जाता है। तभी तो जैसे रेगुलेटर लगाते हैं तो प्रेशर के साथ गैस रिलीज होती है, वहां से सिलेंडर के अंदर से गैस प्रेशर के साथ रिलीज होती है। जैसा कि आपने कंप्रेसर देखा हो बाहर, जब अपन मोटरसाइकिल के पहियों में या वाहनों के पहियों में जब हवा भरवाते हैं तो उस कंप्रेसर में भी बाहर की वायुमंडल को खींचकर एक निश्चित दबाव के साथ स्टोरेज किया जाता है, एक निश्चित दबाव के साथ स्टोरेज किया जाता है। उसी प्रकार से थर्मल पावर स्टेशनों के अंदर भी जो संघनित्र नाम की डिवाइस होती है, जिसको इंग्लिश में कंडेंसर कहा जाता है, उस कंडेंसर में इस भाप को, जो पानी गर्म होती है, जिसके ऊष्मा के कारण पानी गर्म किया जाता है और पानी के गर्म होने से जो भाप पैदा होती है उसको उस कंडेंसर वाले भाग में एक निश्चित दबाव के साथ स्टोरेज किया जाता है। फिर उस भाप को एक निश्चित दबाव के साथ टरबाइन के ऊपर, इसको पर दोस्तों पेनस्टॉक बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से उस भाप को टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। तब जाके टरबाइन जब भाप से जब टरबाइन टकराती है तो टरबाइन घूर्णन करना आरंभ करती है और टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर का आर्मेचर भी घूर्णन गति करता है, जिससे वो फैराडे के नियम अनुसार विद्युत भाग बल पैदा करता है। तो दोस्तों दो तो मैं आपको बता चुका हूँ जेट टरबाइन। इसमें क्या है, बांधों का निर्माण। जेट टरबाइन में क्या है कि ऊंचाई से इस प्रकार से एक बांध बनाया जाता है और ये आपकी टरबाइन है, जैसे मान ली ये आपकी टरबाइन है और इस टरबाइन से ये आपका अल्टरनेटर कपल्ड है। यहां पर क्या दोस्तों, ये जलाशय है जिसको रिवाइजर वन बोलते हैं, तालाब बोल दो, सरोवर बोल दो, ये जलाशय है। यहाँ पर बड़े बड़े पेनिस्टॉक के माध्यम से, पेनिस्टॉक क्या होता है दोस्तों, पेनिस्टॉक होते हैं बड़े बड़े सीमेंट के पाइप। तो इन पेनिस्टॉक के माध्यम से ये जो पानी है, जलाशय का पानी है, वो तेजी के साथ एक दबाव के साथ इस टरबाइन पर जाके गिरता है। जब टरबाइन पर पानी की गति के कारण टरबाइन क्या होगी, घूर्णन आरंभ करेगी और जब टरबाइन घूमेगी तो उसके साथ जुड़ा हुआ डीसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर का आर्मेचर भी घूर्णन गति करेगा। और फैराडे के चुंबकीयकरण के नियम अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान किया जाता है तो चालक की गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बलरेखा का छेदन होगा, जिसके फलस्वरूप चालक में एक विद्युत भाग बल पैदा होगा। तो फैराडे के नियम अनुसार यहाँ पर आपको एक विद्युत भाग बल पैदा होगा। तो दोस्तों जल टरबाइन में आपको बता चुका हूँ। जल टरबाइन में क्या होता है कि टरबाइन के ऊपर जल को तेजी से गिराया जाता है और टरबाइन घूमती है, जिससे जनरेटर का आर्मेचर भी घूर्णन गति करेगा और विद्युत भाग बल पैदा करेगा। अभी दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज को, जब आपकी 4th सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट होगी तब उसमें आप यानी आगे के लेसनों में आप टरबाइन के बारे में विशेष रूप से पढ़ोगे। बात टरबाइन में आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों लास्ट है आपकी डीजल इंजन चालित। डीजल इंजन चालित दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा शादी विवाह उत्सव या मेलों के अंदर आपने देखे होंगे इस प्रकार के जनरेटर, जहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आज वर्तमान में डीजल इंजन चालित जनरेटर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा है। क्योंकि देखो दोस्तों लाइट का कोई, बिजली का कोई भरोसा नहीं है, पावर स्टेशन से कब कट आउट हो जाए
इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए लोग वह क्या करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में या तो इन्वर्टर का उपयोग करेंगे। अगर उनके घर का लोड कम क्षमता का है तो वो इन्वर्टर का उपयोग करेंगे। अगर उनका घर का लोड अधिक क्षमता का है तो वो क्या उपयोग करेंगे, डीजल जनरेटर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों जो डीजल जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, एक साइड डीजल इंजन लगा होता है और दूसरी साइड में उसके डीजल इंजन की साथ के साथ में अल्टरनेटर यानी डीसी जनरेटर को जोड़ दिया जाता है। जब डीजल इंजन में आप हैंडल दोगे तो डीजल इंजन स्टार्ट होगा और डीजल के दहन की वजह से डीजल इंजन स्टार्ट होगा और उससे जुड़ा हुआ अल्टरनेटर का आर्मेचर घूर्णन गति करेगा। तो जैसे ही अल्टरनेटर का आर्मेचर घूर्णन गति करेगा वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार विद्युत वाहक पैदा करने लगता है। दोस्तों ये 3 प्रकार के जनरेटर थे आपके प्राइम मूवर के आधार पर, जो मैंने आपको थोड़ी यानी विस्तार से नहीं लेकिन थोड़े शब्दों में इन सभी को आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जेट टरबाइन कौन सा होता है, बाथ टरबाइन चालित जनित्र कौन से होते हैं और डीजल इंजन चालित जनित्र कौन से होते हैं। इसको तो आपने सभी ने देख रखा होगा, नॉर्मली यूज में लिया भी होगा। आपके घरों में जब फंक्शन या शादी होते हैं तब आपने इस टाइप के जनरेटर को देखा होगा कि उसमें डीजल इंजन रहता है, प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर के साथ कौन सा कार्य करता है, डीजल इंजन, और जनरेटर यानी अल्टरनेटर उसके साथ कपलिंग विधि के द्वारा जुड़ा रहता है। तो डीजल इंजन को जैसे ही आप हैंडल देके स्टार्ट करोगे डीजल इंजन स्टार्ट होगा और उससे जुड़ा हुआ अल्टरनेटर का आर्मेचर भी घूर्णन गति करेगा जिससे वो विद्युत वाहक बल पैदा करने लगता है। तो दोस्तों ये थे प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार। अब नेक्स्ट जो आधार है आपके डीसी जनरेटर के टाइप का वो है आपका उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार। तो दोस्तों उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर, पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनित्र, और दूसरा प्रकार है दोस्तों आपका स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। जनरेटर को भी दूसरे शब्दों में जनित्र कहा जाता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर डीसी जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनित्र और स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ये उत्तेजना प्रणाली है क्या। आपने तो बता दिया सर की उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जो किताब में लिखा हुआ वो बता दिया आपने, वो रिपीट कर दिया, लेकिन आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि ये उत्तेजना प्रणाली है क्या। व्हाट इज एक्साइटेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्साइटेशन। एक्साइटेशन सिस्टम। तो दोस्तों उत्तेजना प्रणाली है क्या। देखो दोस्तों कोई भी डीसी जनरेटर हो जब तक उसकी फील्ड वाइंडिंग को आप उत्तेजित नहीं करोगे, यानी जब तक उसकी फील्ड वाइंडिंग में उसके फील्ड पोलों के द्वारा उस जनरेटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा करने में असमर्थ रहेगा। जैसा कि आपको मैंने शुरू के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता है, दोस्तों एक बार रिपीट करना उस वीडियो को। तो मौलिक आवश्यकताओं में मैंने आपको बताया था कि ये डीसी जनरेटर को क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है तब जाके वो विद्युत वाहक बल पैदा करता है। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कि डीसी जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होना आवश्यक है। अगर किसी डीसी जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होता है तो वह विद्युत वाहक बल पैदा करने में असमर्थ रहेगा। दूसरी मैंने आपको बताई चालक, जिसको आप आर्मेचर भी बोलते हो। अगर चालक नहीं होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र यानी उस चुंबकीय बल रेखा का छेदन किसके द्वारा किया जाएगा, तो चालक की भी आवश्यकता है यानी आर्मेचर की भी आवश्यकता है। फील्ड पोल जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं डीसी जनरेटर में, मैंने आपको पार्ट में बताया था फील्ड पोलों का कार्य क्या है। डीसी जनरेटर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना डीसी फील्ड पोलों का कार्य होता है। तो फील्ड पोल भी डीसी जनरेटर में होनी चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे। आर्मेचर भी होना चाहिए जो गतिमान होकर उस चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेंगे, और कम्यूटेटर भी होना चाहिए जो उस आर्मेचर वाइंडिंग में फैराडे के नियम अनुसार जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो किस स्वभाव का होगा दोस्तों, प्रत्यावर्ती स्वभाव का, यानी एसी प्रकार का वो विद्युत वाहक बल होगा। फैराडे के नियम अनुसार जो भी विद्युत वाहक बल पैदा होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, चाहे अल्टरनेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो,
उस बाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो होगा दोस्तों एसी प्रकार का। लेकिन आप आउटपुट में आप किस विधि से प्राप्त करते हो? दो विधियां है, स्लिप रिंग विधि, एक है स्प्लिट रिंग विधि। तो कई स्प्लिट रिंगों के समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर में आपको बताना भूल गया, कम्यूटेटर की जो डेफिनेशन है वो कई स्प्लिट रिंगों के समूह यानी कई सेगमेंट के सेगमेंटों के समूह को क्या कहते हैं? कम्यूटेटर कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया स्लिप रिंग विधि और स्प्लिट रिंग विधि, तो आप कम्यूटेटर का उपयोग करते हो किस लिए जनरेटर के अंदर कि जो आर्मेचर बाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो एसी प्रकार का होता है। अब आपको चाहिए आउटपुट में डीसी विद्युत वाहक बल, तो डीसी कहां से मिलेगा? वो कम्यूटेटर क्या कार्य करेगा? उस एसी विद्युत वाहक बल की दिशा परिवर्तक करके, क्योंकि इसका नाम है दिशा परिवर्तक, उस एसी विद्युत वाहक बल की दिशा परिवर्तित करके ये उसे क्या कर देगा? डीसी में परिवर्तित कर देगा। तो आर्मेचर भी होना चाहिए, क्या नाम से आपका चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए, कम्यूटेटर भी होना चाहिए, कार्बन ब्रश भी होना चाहिए, और क्या नाम से आपकी मेन जो चीज है वो है यांत्रिक शक्ति। अगर किसी जनरेटर को आपके सामने रख दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली विद्युत वाहक बल पैदा नहीं करेगा, चाहे उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है चाहे उसके अंदर आर्मेचर है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे यांत्रिक गति नहीं कराओगे, यानी जब तक आप उसे यांत्रिक शक्ति प्रदान नहीं करोगे, उसके आर्मेचर को घूर्णमान नहीं करोगे, तब तक वो विद्युत वाहक बल पैदा करने में असमर्थ रहेगा। तो दोस्तों जो बात आई थी उत्तेजना प्रणाली क्या है, तो उत्तेजना प्रणाली दोस्तों क्या होती है कि जब तक डीसी जनरेटर के फील्ड पोल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं करेंगे तब तक विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। अब डीसी जनरेटर के फील्ड पोल चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र कब पैदा करते हैं? जब तक आप उन्हें एक्साइटेड नहीं करते। जब तक कि वो एक्साइटेड नहीं होंगे तब तक वो विद्युत वाहक बल पैदा नहीं करेंगे। अब वो एक्साइटेड बाहरी रूप से हो या आंतरिक रूप से, या तो खुद एक्साइटेड हो या फिर बाहर से अपन कोई स्रोत लगाकर कोई सप्लाई देकर आप उन फील्ड पोलों को एक्साइटेड करो। तो दो प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन सिस्टम। जब तक आप फील्ड पोलों को उत्तेजित नहीं करोगे, उन्हें आप एक्साइटेशन नहीं करोगे, तब तक वो चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं कर पाएंगे। तो उत्तेजना प्रणाली के आगे पर दो प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनित और स्व उत्तेजित डीसी जनित। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनित के बारे में। दोस्तों वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, और आपसे मेरा निवेदन है, मेरे सभी आईटीआई के बच्चों से निवेदन है कि आप वीडियो को घर पर रहकर देखो, जिससे कि आप घर पे रह के अपनी बाकी की तैयारी पूरी कर सको। ये चीज़ें आपके कंपटीशन लेवल में भी काम आएगी, आपके आईटीआई के एग्जाम में नहीं, आपको भविष्य में अगर आईटीआई लेवल पर कोई एग्जाम कंपटीशन की फाइट करनी है तो उसमें भी आपको ये उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों यह बात करते हैं हम आपके प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित। कई बच्चों की शिकायत मिली थी कि बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं देता सर। दोस्तों उसके लिए मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। पहला टाइप है आपका प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर। दोस्तों पहले अपन इसके बारे में बात कर ले कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर होते किस टाइप के, किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पृथक यानी अलग से, पृथक मानी क्या होता है दोस्तों? अलग से उत्तेजित होने वाले डीसी जनरेटर, यानी जिनके फील्ड पोलों को एक्साइटेड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए यदि आपको अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, बाहरी रूप से डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, तो ऐसे जनरेटर क्या कहलाते हैं दोस्तों? पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर। आप इसको एक लाइन से इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस जनरेटर के फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए
किसी बाहरी स्रोत, किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त करी दी है दोस्तों डीसी सप्लाई। की आवश्यकता होती है उसे पृथक डीसी जनरेटर, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं। दोस्तों इसका इंग्लिश नाम अगर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। पृथक रूप से उत्तेजित जो डीसी जनरेटर होता है उनको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दोस्तों इसकी डेफिनेशन आप एक लाइन से इस प्रकार दे सकते हो कि जिस जनरेटर के फील्ड पोलो को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी स्रोत यानी किसी बाहरी डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं। अब बाहरी स्रोत के रूप में आप किसका उपयोग कर सकते हो दोस्तों? बाहरी स्रोत के रूप में जैसे बैटरी, क्योंकि डीसी हमें जिन से प्राप्त होती है वो है सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, खुद डीसी जनरेटर के उससे हमें डीसी प्राप्त होती है। तो आप इस जगह पे जो बाहरी स्रोत का उपयोग करोगे वो बैटरी भी हो सकती है और डायनामो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, डायनामो एक कम वोल्टेज पैदा करने वाला छोटा डीसी शंट जनरेटर होता है, तो डायनामो भी हो सकता है। या फिर एसी को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके। तो दोस्तों इस 3 प्रकार के स्रोत का उपयोग आप इस स्थान पर कर सकते हो। किसी बाहरी स्रोत के रूप में आप बैटरी का उपयोग कर सकते हो, बैटरी के द्वारा आप उस पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर के फील्ड पोलो को एक्साइटेड कर सकते हो, या फिर छोटा एक डायनामो लेकर आप उसके द्वारा जो विद्युत वाहक पैदा होगा डीसी दबाव का, उसके द्वारा आप इसके फील्ड पोलो को एक्साइटेड कर सकते हो। या फिर आपके पास मान लीजिए दोनों ही सुविधा नहीं है, बैटरी है और डायनामो है, तो आप क्या करोगे? रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक घटक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो रेक्टिफायर को डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो एसी को यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। छोटा सा एक घटक होता है, जैसा कि सिंबल में आपको बता देता हूं कि ये इस प्रकार का होता है रेक्टिफायर। इसमें ये सिरा होता है एनोड और ये होता है आपका कैथोड। तो ये क्या कर रहा है? एक दिशीय युक्ति है दोस्तों, ये एक दिशीय युक्ति, यानी आप यहां से इसे एसी सप्लाई दोगे तो ये एक उस एसी सप्लाई क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दो दिशा में चलती है, लेकिन ये क्या है? एक दिशीय युक्ति है। तो ये क्या करेगी? उस दो दिशा में चलने वाली सप्लाई को एक दिशा में चलने वाली सप्लाई में परिवर्तित कर देगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कभी विशेष रूप से दोबारा बताऊंगा। अभी जो बात चल रही थी अपने पेट्रोल रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर के बारे में चल रही थी, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। जिस जनरेटर के फील्ड पोलो को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी स्रोत डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं। बाहरी स्रोत के रूप में आप बैटरी का उपयोग कर सकते हो, डायनामो का उपयोग कर सकते हो, और अगर दोनों ही चीज नहीं है आपके पास तो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करके भी रेक्टिफायर विधि के द्वारा आप डीसी सप्लाई का उपयोग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बात ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पृथक रूप से जो उत्तेजित डीसी जनरेटर है उनके फील्ड पोलो को एक्साइटेड करने के लिए आपको किस सप्लाई की आवश्यकता होगी? ओनली फॉर डीसी। क्योंकि देखो मशीन, जहां अपन की मशीन कौन सी है? डीसी सप्लाई।
पर चलने वाली, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो। मैंने आपको बताया कि डीसी मशीन मतलब जो डीसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होगी ओनली फोर। तो यहाँ पर आपको इसके फील्ड पोलो को उत्तेजित करने के लिए किस सप्लाई की आवश्यकता होगी, डीसी की। और डीसी हमें बैटरी, डायनामो या एसी को आप रेक्टिफायर विधि के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके भी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जो उत्तेजित डीसी जनरेटर होते हैं, इनको बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता होती है उत्तेजित होने के लिए, तब जाके इनके फील्ड पोल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, तब जाके इनके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा। अब दोस्तों बात की जाए कि इनमें जो उत्तेजक वोल्टेज का मान है, यानी एक्साइटेड वोल्टेज का मान, जिसके द्वारा जिस वोल्टेज मान के द्वारा हम डीसी जनरेटर के फील्ड पोलों को एक्साइटेड करेंगे, उस उत्तेजक वोल्टेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तेजक वोल्टेज। उत्तेजक वोल्टेज किसे कहते हैं, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। जिस वोल्टेज के द्वारा, जिस मान की वोल्टेज के द्वारा, जिस मान की वोल्टेज के द्वारा हम डीसी जनित्र के फील्ड पोलों को उत्तेजित करते हैं, उसे कहते हैं उत्तेजक वोल्टता। ठीक है दोस्तों। और दूसरी है आपकी उत्पादित वोल्टता। क्या बताओ? हाँ दोस्तों, तो जिस बारे में मैं बात कर रहा था आपको उत्तेजक वोल्ट का, जिस वोल्ट का मान के द्वारा जनित्र के फील्ड पोलों को उत्तेजित किया जाता है, उसे उत्तेजक वोल्टता कहते हैं। और दूसरी वो वोल्टता होती है दोस्तों उत्पादित वोल्टता। ये क्या है दोस्तों, मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको कि जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर की ये विशेषता है कि इस जनरेटर में उत्तेजक वोल्टता का मान उत्पादित वोल्टता से सदैव कम रहता है। इस जनरेटर में उत्तेजक वोल्टता का मान उत्पादित वोल्टता से सदैव कम रहता है। ये एक प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर की विशेषता होती है। तो दोस्तों उत्तेजित वोल्टता कौन सी होती है, जिस वोल्टता मान के द्वारा, जिस वोल्टता मान के द्वारा जनित्र के फील्ड पोलों को उत्तेजित किया जाता, उसे उत्तेजक वोल्टता कहते हैं। और दोस्तों उत्पादित वोल्टता किसे कहते हैं, जिस मान की वोल्टता, जिस मान की वोल्टता या वोल्टेज हम जनित्र से आउटपुट में प्राप्त करते हैं, आउटपुट में प्राप्त करते हैं, उसे उत्पादित वोल्टेज कहते हैं। उसे उत्पादित वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों ये प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित जनित्र की विशेषता होती है कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनित्र में उत्तेजक वोल्टता का मान, यानी जो ये वोल्टता है जो हम फील्ड पोलों को प्रदान करते हैं जिससे कि फील्ड पोल एक्साइटेड हो और वह चुंबकीय फ्लक्स पैदा करे, तो उत्तेजक वोल्टता का मान उत्पादित वोल्टता से सदैव कम रहता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि इसका मान कम होगा। एक लाइन ये नोट कर लेना इसका आगे, जबकि इसका मान अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनित्र, इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूं। और इसमें जो उत्तेजक वोल्टता का मान है वो उत्पादित वोल्टता से सदैव कम होता है। तो दोस्तों धन्यवाद। कल के लिए हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने जो सेल्फ एक्साइटेड मतलब स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के बारे में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।